रिप्रेजेंटेटिव जाएं, वहाँ हमें रिप्रेजेंट करें, हमारे मुद्दों से पूरे देश को अवगत कराएं, ताकि इस विषय पर सब क्रियान्वयन होते हुए गंभीरता पूर्वक चर्चा करते हुए हमारे राज्य के हितार्थ के लिए कुछ नीति नियम बन सके। तो चुनाव लड़ेंगे क्या? आप देखिए, ये कोर कमेटी का है डिसीजन होगा। बाकी चुनाव हमारा व्यक्तिगत विषय नहीं है, विषय है बदलाव, और उस बदलाव में कोई व्यक्तिगत फैसला, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत चेहरा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी 2024 आते आते हमारी जिन परिस्थितियां झारखंड में उत्पन्न हो रही है और झारखंड की परिस्थितियों से लोग रूबरू हैं, बहुत सारे संकटों का सामना करना होगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग व्यक्तिवाद न होकर एक आइडियोलॉजी की ओर आगे बढ़ेंगे और उसमें जो भी सर्वसम्मति से निर्णय होगा उसका हम अनुपालन करेंगे। क्या वर्तमान सरकार का विरोध तो कर ही रहे हैं, आप तो भाजपा का भी विरोध कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि 2024 के चुनाव में आप कुछ सीट आपकी आ जाती है, जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो बदलाव कैसे करेंगे? तो किस पार्टी के साथ फिर जाएंगे? देखिए, उसके लिए हम लोग केजरीवाल के तर्ज पर अपेंड करेंगे, अपने जनता से हम लोग राय लेंगे कि हमें किसके साथ समर्थन देना चाहिए, विपक्ष में रहना चाहिए या सरकार जो बन रही है उनके साथ समर्थन देना चाहिए। और समर्थन अगर हम लोग देंगे तो उनका झारखंड के प्रति क्या रोल रहेगा, झारखंड के प्रति वो क्या सोच रखते हैं और झारखंड के लिए क्या करेंगे, तो इन मुद्दों के साथ हम लोग समर्थन देंगे या फिर विपक्ष में बैठने की अगर संभावना ऐसी बनी, हमारे लोग अगर माध्यम से जाते हैं, ये चर्चाएं खुले मंचों पर होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, लाइव के माध्यम से होगी, तमाम जो भी हमारे पास उपक्रम है जिनसे हम जनता से कनेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। आपको लगता है क्या कि जब आपने आंदोलन शुरू किया और जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो कुछ कमियाँ, जैसे जब शुरुआत की है तो बहुत सारे लोग आपके साथ थे, जहाँ शक्ति बढ़नी चाहिए थी वो घटती चली गई, कुछ लोग आपसे दूर होते चले गए, ये आपने महसूस किया क्या? हाँ, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आंदोलन का आगाज हुआ था तो उसमें सभी दलों के लोग आए थे। चूंकि ये सबकी अस्मिता का सवाल था और सबको इस बात का आभास भी हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं, तो जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था तो पर्दे से कहिए या फिर चेहरे पे मास्क ढक के कहिए, लगभग सभी दलों के लोग आए थे। लेकिन जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़े तो स्वाभाविक है, जो लोग ऑलरेडी वो दल स्थापित थे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये नए नौजवान, ये नौसिखिए हैं, इनके पास जनबल है लेकिन धनबल नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इनके पास कोई किंग मेकर नहीं है। तो इस लिहाज से ये पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ऑलरेडी स्थापित पार्टियों में हैं, जो स्थापित हैं उनके दलों में हैं, तो जाहिर सी बात है उसके उनकी रुख कर रहे हैं, और लिहाजा कुछ लोग जो विभिन्न दलों से आए थे फिर अपने दलों के साथ जाने की चेष्टा कर रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ऐसा भी एक चैलेंजिंग है कि जब हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे तो उन चीजों का हमें सामना करना पड़ा और कर भी रहे हैं, ये सच्चाई है। एक और सवाल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1932 को लेकर आप तमाम बातें कहते हैं, लेकिन जब राज्य में 1932 को लेकर कोई और खड़ा होता है तो साथ में खड़े होकर नहीं होते। उदाहरण है दिल्ली के जो विधायक, दिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो हैं, वो लगातार घूम रहे हैं 1932 को लेकर बातें रख रहे हैं। हमने भी उनसे सवाल पूछा था उनसे कि जयराम महतो से कोई गिला शिकवा है क्या, साथ में नहीं, तो उन्होंने कहा था हालांकि कुछ भी नहीं है, जब भी बोलेंगे साथ में दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग भी निश्चय हमारी टीम उनसे वार्ता हो रही है और लगभग जो भी 32 के मुद्दे पर मुखर होकर बातों को रखे हैं उनके साथ हम लोग हैं, और निश्चय ही हमारी विचारधारा समान है। थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधाराएं समान होने के कारण निश्चय भविष्य में हम लोग एक मंच पर जिस प्रकार आज बैठे हैं, हम लोग सभी वर्ग, सभी समुदाय को लेकर, सभी क्षेत्र को लेकर साथ चलने का चेष्टा की है, निश्चय सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। एक और आरोप आप पर लगता रहा है या फिर जो भी आंदोलन पर कि कुछ ने जातियों में सिमट कर रख दिया, सारे लोग इसमें नहीं आ पाएंगे, आपने इस चीज को एहसास किया है? हाँ, बिल्कुल एहसास किया। आपका सवाल भले कड़वा है लेकिन सच्चाई है। इसका सच्चाई होने का कारण यह है कि यह आंदोलन धनबाद और बोकारो की पृष्ठभूमि से तैयार हुआ है, और आंदोलन का इतिहास रहा है कि हमेशा आंदोलन को वर्किंग क्लास ही लीड करती है। एक बिजनेस क्लास होती है, वर्किंग क्लास होती है, हम उसमें कास्ट वाइज उसको एनालाइज नहीं करेंगे। तो वर्किंग क्लास कहीं ना कहीं आंदोलन को प्रिपेयर करती है, आंदोलन को आगे आगे लीड करती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो कम्युनिटी है वर्किंग क्लास है, वो एक एग्रीकल्चर क्लास है, फार्मिंग क्लास है। तो लिहाजा जब उस क्षेत्र पर हमारी आबादी भी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है संख्या में लोग हमारे दिखेंगे। लेकिन जैसे वो आंदोलन धनबाद बोकारो से बाहर जाने लगा तो अन्य लोगों की संख्या दिखी, जैसे हजारीबाग आए तो बहुत सारी संख्या में कोई समुदाय के लोग दिखे, हम कोडरमा क्षेत्र में देवरादा बहुत क्षेत्र मिला, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में दिखे, अन्य स्वर्ण वर्ग के भी लोग दिखे, आदिवासी वर्ग के लोग भी दिखे। सिमडेगा गुमला में हाल ही फिलहाल कुछ दिन बाद में एक छोटी सी कार्यक्रम है। तो चूंकि स्टार्टिंग जिस पृष्ठभूमि से आंदोलन हुआ है वो कहीं ना कहीं महत्व बहुल क्षेत्र, कुर्मी बहुल क्षेत्र, उनका गढ़, सबसे खास बात है उनका लड़ाई का इतिहास ही रहा, तो लड़ने के लिए निकल चुके हैं। तो इसलिए ये भी आपकी सच्चाई है, लेकिन उस स्टेज से हम लोग बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे, और आप जब आप हमारे साथ बैठे हुए अन्य समुदाय के लोग अपने सरनाम के साथ दिखेंगे
तो आपको भी इन चीज़ों का एहसास हो जाएगा कि हम लोग छोटे बच्चे ही सही, लेकिन उन खामियों को जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। तो फिलहाल स्वीकार करते हैं आप इस बात को? हाँ, स्वीकार, सच्चाई की स्वीकार करने में आपत्ति नहीं चाहिए, सच्चाई से स्वीकार करना होता है। तो कैसे लाएंगे लोगों को साथ में, कैसे जोड़ेंगे? क्या सबसे बड़ी बात है आइडियोलॉजी कि भाई वास्तव में झारखंड के साथ हो क्या रहा है, या फिर जो भी नुकसान हो रहा है क्या किसी जाति विशेष का हो रहा है। जो भी विषय है, चाहे नियोजन की बात रहे, प्राइवेट सेक्टर की बात रहे, कॉन्ट्रैक्ट की बात रहे, एजुकेशन की बात रहे, या फिर कंपनी द्वारा लैंड एक्विजिशन की बात रहे, या फिर जो भी मैटर सामने आ रहे हैं, क्या उससे केवल और केवल एक समुदाय के लोग प्रभावित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इन मुद्दों के साथ, इन बातों के साथ, इन विचारधाराओं के साथ निश्चय ही लोग एक साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे और इन चर्चाओं के ऊपर विराम भी लगेगा और हम लोग एक नए सिरे के साथ, एक नए इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की ओर कदम बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपको लगता है कि झारखंड में घुसपैठ की भी समस्या, आप बिहारियों के बारे में बात करते हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के बारे में बात नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं, हमेशा कहें, चाहे हम तो स्पष्ट कहें कि प्रदेश हो या विदेश हो, बंगाल हो या बांग्लादेश हो या बिहार, उत्तर प्रदेश। ये सवाल इसलिए पूछे कि आपका सवाल जमीन है। देखिए, जो हमारे भूभाग में रहते हैं, जो हमारी भाषा संस्कृति से अवगत है, वे लोग हमारे हैं, वे लोग इस क्षेत्र की आइडेंटिटी को धारण करते हैं। बाकी जो लोग डबल आइडेंटिटी रखते हैं वो किसी क्षेत्र के रहें, किसी राज्य से रहें, हमने तो स्पष्ट कहा किसी राज्य की डेमोग्राफी को बदलना कहीं ना कहीं एक वार क्राइम होता है। आप उस राज्य की, उस क्षेत्र की डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। बाकी व्यवहार होना, व्यापार होना, ये अलग विषय है, आप डेमोग्राफी को नहीं बदल सकते हैं। तो डेमोग्राफी बिहार से बदली जा रही है, यूपी से बदली जा रही है, बंगाल या बांग्लादेश से, डेमोग्राफी बदले जाने का हमको कोई जरूरत नहीं। बिहारियों का वोट आपको नहीं चाहिए होगा क्या 2024 के चुनाव में? जी नहीं, बिहार के लोग भी वोट देंगे, लेकिन कौन बिहारी वोट देंगे? एक बात बताइए, जब हमारी लड़ाई है डबल, हम तो कभी बिहार या झारखंड की बात नहीं की, आज भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सहज स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई, शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमसे बेहतर है, IAS IPS के जगह पर वो हमसे बेहतर है, आपके साहित्यिक अकादमी का जो पुरस्कार है उसके आधार पर हमसे अव्वल है, वो हमारा बड़ा भाई, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम ये तर्क 1000 बार देते हैं कि जब दो भाई में मकान का बंटवारा हो या खेत का बंटवारा हो तो दोनों का अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो ठीक, हम लोग झारखंड छोटा भाई है जिसको लगभग बिहार के हिस्से का 40% भूभाग मिला, अब वो विभाग हमारा रहा, उस पर हम किस फसल की खेती करेंगे, किस माह में करेंगे, कहां से जल को लेकर आएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन आप हमें थोप रहे हैं, आप नक्शे में हमको झारखंड दिए, लेकिन क्या हमें स्वराज दिए? बिल्कुल नहीं दिए। सब अधिकारी आपके, आप विधि व्यवस्था बनाने वाले आपके लोग, कार्यपालिका में आपके लोग, तमाम जो उच्च महकमा होता है, जहाँ से नीति नियम इस राज्य में निर्धारण होता है, वहां तो आप लोग अभी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिर इस राज्य के होने या ना होने का अर्थ क्या रहेगा? जब तक हमें स्वराज की व्यवस्था का अनुभव नहीं होगा, जब तक हमें सन ऑफ सॉइल के सिद्धांत का अनुपालन यहाँ नहीं दिखेगा, तो फिर अलग राज्य होने का मकसद नहीं दिखेगा। इसलिए बिहार से हमारा कोई वैर नहीं, वो हमारा बड़ा भाई, सहज स्वीकार करते हैं। और हम ये भी स्वीकार करते हैं, बंगाल और उड़ीसा भी हमारे 4 भाइयों में से हैं, उनको अपना अपना हिस्सा मिल चुका है, वो अपने अपने हिस्से में खुश है, अपनी अपनी भाषा संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। तो वही अवसर हमें भी दिया जाए। जिस प्रकार उड़ीसा अपने लोगों के साथ, अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बंगाल अपने लोगों के साथ, अपनी भाषा के साथ उन्नति कर रहा है, बिहार अपने लोगों, अपने रोजगार के साथ उन्नति कर रहा है, हमें झारखंड के लोगों को भी हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारे जो विषय है, उनके साथ उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। पंचायत न्यूज से आपने अधिवेशन किया, उसके बाद आज 10 से 12 दिन, लेकिन अभी तक आपने संगठन का विस्तार नहीं किया, तो क्या ये संगठन आपका सिर्फ आप ही के चेहरे से चलेगा? नहीं, संगठन का काफी विस्तार हुआ। अगर संगठन का विस्तार नहीं होता तो हजारीबाग में कैसे बैठ पाते? आज अगर हम हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठे हैं, हमारे बगल में संजय मेहता, संजय माथुर, रतन जी, हमारे बीच महेंद्र प्रसाद जी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संगठन का विस्तार हुआ है, तभी इनके बीच हम आकर बैठे हैं और आप लोगों से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर पा रहे हैं। तो निश्चय देखिए, हर चीज पब्लिकली नहीं होती है, कुछ क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है, हमारे पास कोई विशेष रणनीतिकार है नहीं। हमारी अगर सारी चीजों को अगर हम पब्लिकली कर देंगे तो बाकी लोग भी वॉच कर रहे हैं, उतना तो छोटे नीतीश कुमार वॉच कर रहे हैं हमारे आंदोलन को, तो ये लोग हमें वॉच कर रहे हैं, हमें कभी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए कुछ चीजें हम लोग अंदर खाने से बहुत ही गतिमान तरीके से जारी रखें। और जितने भी जिस आंदोलन से जो पीछे से जो आपको सपोर्ट करते आए हैं, सबको आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके पीछे वाले लोगों को सबको छोड़ते गए, तो उनको कभी एकजुट करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हमारे बीच महेंद्र दाही या संजय दाही कुछ पल के लिए नाराज है, तो हम लोगों से कहा दादा अगर कुछ भूल चूक हुई उसकी क्षमा याचना रहेगी। देखिए इंसान, हम लोग हर उस
विषय का, हर उस सिद्धांत का अनुपालन करते हैं जिससे कि हमारे मजबूती हो। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है कुछ भूले होंगे। इससे महाधिवेशन की बात करें तो हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में लोग जुटेंगे। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से हम लोग अरेंज किए थे नहीं हो पाई। हम उस महाधिवेशन का मुख्य वक्ता या फिर जो भी होने के बाद हमको 2 घंटा जंगल से जाकर कार्यक्रम को सुनना पड़ा। हम इसलिए जंगल में चले गए कि हमारे साथ लगभग 10% भीड़ भी चली गई ताकि उस जगह को मैनेज किया जा सके। तो ऐसी चीजें आई जिसके कारण हमारे भी कुछ साथी जाहिर सी बात है अपने अंदर की जो पीड़ा है उसको उन्होंने प्रदर्शित किया और उसको हमने भी अनुभव किया। उनसे क्षमा याचना किया। क्षमा मांगने से ना हमारी हाइट घट गई, ना हमारे नाम का स्पेलिंग घटा, लेकिन वे लोग वापस हमसे जुड़ गए। कांग्रेस और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि सत्तारूढ़ दल की सबसे प्रमुख चेहरा है, प्रमुख दल है, वे ऑलरेडी बीजेपी आइसोलेशन गवर्नमेंट बना चुके हैं। तो अगर वे हम लोग कभी एस्टेब्लिश नहीं हुए, हमारे एक ऑथेंटिक मुखिया नहीं है हमारे दल से, विधायक तो दूर की बात है, हम कभी वोट इलेक्शन पॉलिटिक्स में भाग ही नहीं लिए हैं और हम पर अगर आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं तो हमें लगता है उन्हें अपने गिरबान को स्वयं ढांकना चाहिए, अपने चरित्र को स्वयं आकलन करना चाहिए कि आप जिन चीजों को हमें बता रहे हैं, जरा सी आपको मौका मिलती है, आप मौका प्रस्त बन जाते हैं और उनके साथ स्वयं सरकार बनाते हैं। और आपको आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विशेष दबाव अगर बढ़ा ईडी वगैरह का, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। इस पर कोई सवाल भी नहीं। आपने चुनाव के लिए तो अनाउंसमेंट कर दिया कि चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका चेहरा पूरे झारखंड में चमक रहा है, लेकिन आपके अलावा कोई ऐसा चेहरा दिखा नहीं जो परिचित हो। कैसे चुनाव में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कभी आपने सोचा क्या? क्योंकि आपके अलावा कोई और दूसरा तीसरा चौथा चेहरा ऐसा नहीं हो जो कि नोन हो पूरे झारखंड में, जिस तरीके से आप दिख रहे हैं। जैसे संजय दावी दिख रहे हैं, मनोज दा दिख रहे हैं, देवेंद्र दा दिख रहे हैं, मोदी साहब दिख रहे हैं। इसका धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग आएंगे सामने और उन्हें एस्टेब्लिश करना हमारा दायित्व होगा और हम लोग सभी एक टीम वर्क के तहत उनको भी स्थापित करेंगे। जाहिर सी बात है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये पर्सनैलिटी की लड़ाई नहीं है, ना पर्सन की लड़ाई है। तो ये चैलेंजिंग विषय है और आप जैसे सवाल करते हैं ना, तीखे सवाल उनका हम लोग प्रयास करते हैं उनका बेहतर हो सके, इसलिए आप उम्मीद करते हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया बंधु आप लोग हमारी कमियों से भी हमें वाकिफ कराएं ताकि हम लोग सीख कर लें। ऐसे की जरूरत पड़ेगी चुनाव में, स्वाभाविक है, बैनर के लिए, झंडे के लिए पड़ेगी। बाकी हम लोग देखिए, आप तो सार्वजनिक हम कर दिए ओमान से, सऊदी अरब से, यूएई से, मलेशिया से, ट्यूनेशिया से, मॉरिशस से, नेपाल से, काफी देशों से लगभग एवरेज 200-250 करके चंदा है। लगभग हमको लगता है 1000 लोगों ने चंदा डोनेशन किया है। तो जब चुनाव की बात आएगी तो मुझे लगता है वो 1000 लोग कहीं 10,000 का बन जाए। तो हमारा जो ताकत है कि जो लोग अब हमें वोट देंगे, निश्चित हमें वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। तो हमारी ताकत है क्राउड फंडिंग और जो क्राउड फंडिंग के आधार पर ही चुनाव लड़ने का सपना ख्वाब पाले हैं उसे हकीकत में भी तब्दील करेंगे। चुनाव लड़ने के बाद किसी के साथ मिल तो नहीं जाएंगे ना? देखिए, हम लोग विलय नहीं होंगे। अगर किसी के साथ गठबंधन होगा तो वो जनता के निर्णय, जनता की रायशुमारी, जिस प्रकार हम हर चीज ऑनलाइन आकर अपील करते हैं, एक रायशुमारी करते हैं, उनका स्टेटमेंट जानते हैं, उसके बाद ही इस प्रकार की कोई बात लोग कर पाएंगे। आपके आकलन के हिसाब से अभी फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए तो कितने जगह आप चुनाव लड़ सकते हैं, कितने विधानसभा में चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अगर बात करी जाए तो हमें लगता है कम से कम 14 में से 7-8 लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा की बात कही जाए तो छोटा नागपुर के मैक्सिमम सीटों पर हम लड़ सकते हैं, बुरहान की सीटों पर लड़ सकते हैं और रांची की सीटों पर लड़ सकते हैं। हम लोग श्रद्धा की एकाध सीटों, देवघर, चतरा, जामताड़ा और गोंडा। हजारीबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो हजारीबाग की किस सीट पर, किस विधानसभा पर आपकी नजर है? जैसी बात है, जब लोकसभा सामने है तो हम लोग की नजर लोकसभा सीट पर है, हजारीबाग लोकसभा विधानसभा में सीट से लड़ेंगे। हाँ, जब लोकसभा में अगर देखिए, लोकसभा में हम लोग आकलन कर लें, अगर लोकसभा में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहता है, संतोषजनक रहता है, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसके हिसाब से अकॉर्डिंग लोकसभा हम लोग विधानसभा में जाएंगे। कैंडिडेट का चुनाव कैसे करिएगा? मुश्किल नहीं होगा? हाँ, कैंडिडेट का चुनाव करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए आज के डेट में जब युवा इतना कुछ सेक्रीफाइस किए हैं तो निश्चय ही कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेकर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता है और राज्य की दशा और दिशा को बेहतर करने के लिए आना चाहता है। ऐसी परिस्थितियों में समस्या होंगी, लेकिन मुझे लगता है समस्याओं का भी निदान होगा और बेहतर जो हमारे कैंडिडेट होंगे वो अपने आप में फ्रेश होकर, ट्रेडिशन होकर सामने आएंगे। कोई चेहरा बताने की स्थिति में है अभी? तो फिलहाल तो स्थिति में है, लेकिन बहुत कम समय के बाद आपको कुछ चेहरे दिखेंगे जो मैंने हजारीबाग लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का सामर्थ्य।
जयंत हजारीबाग से जयंत सिंह और उनके पिताजी बीजेपी का कब्जा रहा है हजारीबाग लोकसभा से, तो क्या आप अभी अगर बीजेपी को आप मात दे पाएंगे? बिल्कुल, चूंकि अभी तक हमारे जो वोटर्स थे उन्हें एक आइडियोलॉजी नहीं मिली, उन्हें यह नहीं मिला था कि ये लोकसभा में करेंगे क्या। अब हम उन्हें प्री प्लानिंग बताएंगे कि लोकसभा में हमारा क्या रोल रह सकता है, क्यों नहीं मानेंगे। बीजेपी अगर बात करती है अपना शहरीकरण वोट की, तो हजारीबाग के अलावा जो भी बाकी 4 विधानसभा है वो तो ग्रामीण है। मानपुर ग्रामीण है, बड़का गांव ग्रामीण है, रामगढ़ ग्रामीण है, बरी ग्रामीण है, तो हमारे पास भी बहुत बड़ा वोट बैंक है। निश्चय हम लोग माप देंगे, बस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और आपके पास विजन होना चाहिए कि लोकसभा आप जाएंगे तो वहां जाके क्या करेंगे। पर जाहिर सी बात है, परिवारवाद का अंत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके अधिवेशन के बाद जो रिजवान आपके मंच पे दिखते थे, उन्होंने अलग पहले ही बनाया, 6 महीना पहले बनाया, उन्होंने कैंपेनिंग चालू कर दिया। नहीं देखिए, जो हमारा अधिवेशन था 2 दिन पहले उनसे बात हुई, उनको कहा कि आप विलय कीजिए और आइए, साथ में आइए। तो उसको पता नहीं उनका क्या इच्छा है, बाकी उनका सम्मान है, उनका आदत है और निश्चय ही हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। ये हो सके जो हमारे जो लोग हमें एस्टेब्लिश होते हुए नहीं देखना चाहते उनकी कोई साजिश हो सकती है। बाकी वो हमारे अच्छे बड़े भाई जरूर है। नहीं, आप जान रहे हैं कि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण जीवन जीना पसंद है। साधारण होने के कारण ही चुनाव में सफल हो पाएंगे, नहीं तो फिर ईडी का प्रेशर पड़ेगा, सीडी का प्रेशर पड़ेगा, तो फिर आपके जो सिद्धांत विचारधाराएं चरमरा जाएंगे। तो सबसे पहली बात है, नए युवाओं को समझना होगा कि ये लोभ की राजनीति को त्यागना होगा। लोभ के कारण ही हमारे तमाम नेता फंसे हैं, चाहे महंत बाबू रहे, सुरेश बाबू रहे, बाबूलाल जी रहे या अन्य लीडर रहे। अपना व्यक्तिगत लोभ के कारण ही आज माने केंद्रीय दलों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो लोभ की राजनीति से बाहर आना होगा, चाहे फॉर्चुनर रहे चाहे स्कॉर्पियो रहे, लोभ की राजनीति से हमें बाहर आना। सर, आपके बातें सुन करके आपके लोगों के अंदर आस जगी, झारखंड आज में कितना खरा उतरेगा? क्या देखिए, हम लोग इस तरीके से बदलते हैं लोग, दूसरे को देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, क्या कहना चाहिए? जिस प्रकार अभी वर्ल्ड कप होने वाला 2023 में भारतीय टीम पर एक बहुत बड़ी उम्मीद होगी, क्योंकि हम ग्राउंड है, तो आज तो है, लेकिन वो प्रयास कर सकती है, मेहनत कर सकती है। परिणाम कहीं ना कहीं ये लोग चुनाव है और परिणाम लोगों की सोच पर डिपेंड करता है कि हमारे जो मतदाता है वो किस प्रकार अपने वोट के महत्व को समझ पाए कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कि वोट आपका केवल एक दिन का श्रृंगार नहीं है, पूर्ण की स्याही आपके हाथों में है कि आपके आने वाले उज्जवल भविष्य की एक आधारशिला रखी जाएगी। तो ये जनता के मनोभाव पर, जनता की माने स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितना सफल हो पाएंगे। हमारे पास विचारधारा है, विचारधाराओं का हम लोग आदान प्रदान करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, उसके साथ चलना और समर्थन करना ये जनता का विषय है। तो उसी के अनुसार हम लोग अपनी सफलता का आकलन कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड में संसाधन काफी ज्यादा है, कुछ नीतियां की वजह से ये हमारा काफी साधन क्या रणनीति होने वाला है? वही नीतियों के कारण हम लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं कि हमारे पास साधन संसाधन की कमी नहीं, लेकिन उस पर हमारा अधिकार है। साधन की कमी नहीं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन उस पर हमारा अधिकार नहीं है। यही तो हम करने जा रहे हैं कि भाई जब साधन हमारा, संसाधन हमारा, तो अधिकार हमारा आना चाहिए। बस यही तो हमारी सिंपल सा बात है। एक रिपोर्ट है, भारत की राजनीति मतलब जो चुनाव है, भारत का चुनाव वो वर्ल्ड में सबसे महंगा है। उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद पैसे की फंड की कमी नहीं है, उसके बाद सेकेंड में कांग्रेस है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे, किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता है, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धनबल का, उस पर अंकुश लगेगा। एक सवाल ये होगा कि आपने ये भी ओपन रखा है कि अगर पार्टी से कोई छोड़कर आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाजपा से कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंक, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवी, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, ऐसे लोगों को लाकर हम रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे
नॉट अलाउड का बोर्ड नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं। बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं, हमारे साथ आने के बाद हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे इसमें? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए, या जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे। कोई पार्टी से नहीं आएंगे, किसी पार्टी में से नहीं। खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल लड़ना। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी एक प्रोजेक्ट में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और पूर्व सांसद 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। जाहिर सी बात है, भले लोग हम लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तथ्य पर आती है, कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हम हल्के में ले रहे हैं, उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरता पूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में ऑपरेट का काम करते हैं। तो ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है, हमें उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य है वही। तो वे जाहिर सी बात है, जब उनकी पार्टी नेशनल ऑर्गेनाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है, आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए, 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, कुछ परसेंटेज है, तो उसके लिए झारखंड को टारगेट करेगी, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और किस बेसिस पर टारगेट करेगी? छोटा भाई के नाते। तो इसीलिए जब देखा कि झारखंड में 60-40 है, वो वहां 57-43 पे चली गई, 3 नीचे ही चली गई है, तो लिहाजा इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यही आपके राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन वह राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर थे, संन्यास की स्थिति में थे। उस शख्स को उठाकर अगर माननीय नीतीश कुमार अगर दिल्ली भेजे है, तो कहीं ना किसी आंदोलन के प्रभाव के कारण इस बात को आपको 1% भी मानिए, लेकिन मानना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई अच्छी बात आपको नजर आती है? विरोध तो आप बहुत करते हैं, हाँ। क्वालिटी तो आपने देखा होगा। हाँ, अच्छी बात है कि मैंने क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, 70 लाख का सामग्री के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है हम चाहते कि काश वो पॉलिटिक्स में ना हो। ऐसे भी तो गुरु जी के पुत्र थे, अगर वो क्रिकेट खेलते तो हमें लगता है कि एक बेहतर क्रिकेटर मिल जाता। हम लोग भी मैंने आज नाच करते हैं कि हमारे झारखंड से और एक बेहतर खिलाड़ी हो, और ये होना चाहिए। जितना स्ट्राइक आप मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जबरदस्त स्ट्राइक करते हैं, जैसे चुनाव में आप खेल रहे हैं, क्योंकि अब चुनावी रणनीति भी उतना भाजपा के खिलाफ आप नहीं। देखिए, लोकसभा तो भाजपा के खिलाफ जाएगा ना, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है। और आप देख लीजिएगा कि वो सुपर ओवर किसके साथ होगा। निश्चय ही जब हम लोकसभा में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने है। एक और बात का डर ये है कि वन मैन शो ये होकर रहेगा, आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, भीड़ कैसे आएगी? जहाँ आप जाएंगे वहीं भीड़ आएगी। इस बात को पता नहीं, बहुत सारे लोग, मुझे बात थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जहाँ तक हम जज कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जज करते होंगे कि वन मैन शो होकर ना रह जाए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, कैसे मैनेज करेंगे, हर जगह भीड़ कैसे जुड़ाएंगे? क्योंकि भीड़ की ही नीति पूरी रणनीति तय करती है आने वाले चुनाव को। जी बिल्कुल, बिल्कुल बहुत ही गंभीर और चैलेंजिंग सवाल है आपका कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात, अगर ये वन मैन शो हो जाता है तो जिस प्रकार से जो लोग मैंने सत्ता में काबिज है वो स्टार्टिंग करती है, हमारे पास जाकर कहीं हम जाते भी हैं तो फर्जी एफआईआर वगैरह शुरू हो चुका है। तो 2024 आते आते हमारे पास बहुत ही ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जब हमें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, या फिर झारखंड की पॉलिटिक्स में हुआ है, बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ हुआ है, तो ऐसी घटनाएं घटने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग लगातार रणनीति कर रहे हैं, अंदर खाने बैठ रहे हैं कि आखिर इससे हम लोग इस ट्रेक से कैसे बाहर आए। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने लोकसभा चुनाव में उतर कर जल्दी कर दी? अगर आपको राज्य की बातें करनी, जब राज्य की बात करते हैं तो पहले सबसे प्रायोरिटी आपको विधानसभा देना चाहिए, आप पहले ही लोकसभा में। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य की बातें राज्यसभा और लोकसभा में भी होती है, क्योंकि आज हमारा जो विधेयक वापस हुआ और राज्यपाल महोदय के सम्मुख जाकर वापस हुआ है, और राज्यपाल कहीं ना कहीं सेंट्रल बॉडी है और सेंट्रल में एनडीए की गवर्नमेंट है, तो हमारी विधि व्यवस्था या हमारे राज्य की जो स्थिति है उसे असंतुलन करने में कहीं ना कहीं केंद्र का रोल है। इसीलिए केंद्र के सामने भी जाकर हमें बहस करना होगा, उनसे भी आंख से आंख मिलाकर हमें इस बात का सवाल करना होगा कि हम आपको 40% खनिज संपदा देते हैं, बदले में आप आज 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री एक दिन की कैबिनेट दिखाइए जिसने अब सिर्फ झारखंड पे चर्चा की है, उनसे भी आंख से आंख मिलाना होगा। अब हम केवल केंद्र और माननीय मुख्यमंत्री का हाथ क्यों लेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि यही विभाग आपको 40% खनिज संपदा देता है, जिसमें कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि इत्यादि है, तो आप एक दिन की कैबिनेट बताइए जब आपने सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर डिस्कस किया।
तो क्यों नहीं किया है, इसका सवाल तो सदन में ही होगा, क्योंकि यहाँ के माध्यम से सड़क से तो होगा नहीं, यहाँ से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे नहीं। इसीलिए सदन में जाकर प्रधानमंत्री जो भी रहे, ऐसा नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक झारखंड ने सब कुछ दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार झारखंड की सीमा पर कदम रखे थे सिंदरी में, उन्होंने कहा कि ये जो आधुनिक कल कारखाने हैं ये आधुनिक मंदिर है। आज हमने धड़ाधड़ जमीनों को दे दिया, इस उम्मीद से दिया कि कुछ विकास होगा, हमारे लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन आज उन कल कारखाना में आज भी स्थापित है, हमारे लोग एक चपरासी बनने के योग्य नहीं है, एक नौकर बनने के योग्य नहीं है। तो सवाल केंद्र से भी होना चाहिए, इसलिए हम लोग केंद्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग पहुंच पाते हैं तो यकीन मानिए झारखंड की पॉलिटिक्स में ये चैलेंजिंग समय होगा कि कोई एक साधारण सा युवा वहां आंख से आंख मिलाकर अपने राज्य के हितार्थ के लिए सवाल करेगा। आज 14 सांसद हमारे गए, बताइए किसने गंभीरतापूर्वक किसी सवाल को रखा होगा? अगर एक भी सवाल है हमारे सांसदों के द्वारा जो गंभीर सवाल हो, जो रिस्की सवाल हो, जो जनमानस का सवाल हो, मुझे बहुत कम दिखाई देता है। इसके लिए चैलेंजिंग होना स्वयं को पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है वहां भी जाके हमें आंख मिलाना। 16 जुलाई को आप लोग का महाधिकार का रैली है, संजय उससे बेहतर बात बता सकते, उसमें आप आइएगा ना? जी जरूर। दरअसल 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और जिसका नाम है बदलाव संकल्प सभा। और उस सभा में हम लोग इस इलाके के जैसे चतरा है, हजारीबाग है, कचहरी है, मांडू है, इस तरीके के जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे और एक तरीके से हम लोग उस दिन संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग किस वोट चाहिए। दूसरा जो सवाल अभी लगातार आप लोग कर रहे थे कि बीजेपी पर आपसे हमलावर नहीं है और बीजेपी को लेकर के आप लोग क्या करेंगे। देखिए 4 ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के भीतर जिस पर अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। जैसे एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की तो हम लोग बात कर रहे हैं। एक तीसरा बड़ा मुद्दा था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, जो विधेयक को वापस कर दिया राज्यपाल ने, और एक बड़ा मसला था सरना धर्म को। इन चारों मसलों पर मैं आपको बारी बारी से ये बताना चाहूँगा। देखिए इस पर झारखंड में क्या हुआ जब स्थानीय नीति की बात आई कि डोमिसाइल पॉलिसी यहाँ परिभाषित नहीं हो पाई। नियोजन नीति में 60-40 को लेकर के विवाद हुआ। सरना धर्म कोड का विधेयक सेंट्रल के पास गया, वहाँ पर उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाई। जब 9 शेड्यूल में शामिल करने की बात आई तो उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से आप गौर करेंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी यहाँ के राज्यपाल ने वापस कर दिया। तो झारखंड में जब बीजेपी की भूमिका पर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, अगर राज्यपाल यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनकी भूमिका क्या है। तो आप गौर करेंगे कि उन्होंने तमाम वैसे विधेयक जो झारखंडी हित में थे, झारखंड के लोगों के हित में थे, उस पर एक तरीके से वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसमें झारखंडियों का हित नहीं हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो लगातार यहाँ की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों सामूहिक तौर पर झारखंडियों के हित को मार रही है। ऐसे में इस राज्य के भीतर एक ऐसा तीसरा विकल्प चाहिए जो इसको लेकर के मुखर हो सके। और इसी मुखरता को आवाज देने के लिए 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प सभा करेंगे। इसमें जयराम जी भी रहेंगे और राजेश रतन जी रहेंगे, गोविंद राज जी रहेंगे, महेंद्र महतो रहेंगे, संजय महतो रहेंगे और ऐसे तमाम लोग रहेंगे और सारे लोग मिलकर के हम लोग उस सभा को अंजाम देने वाले हैं। मूल एजेंडा क्या होगा उस 16 जुलाई का? दरअसल देखिए इस स्टेट के भीतर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं जन्म पा रहा है। जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, झारखंड के 14 लोकसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ठीक हमारे सामने चतरा का लोकसभा है, वहाँ के सांसद बिहार से हैं, यहाँ के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद भी बिहार से हैं, गोड्डा के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद शायद यूपी से हैं। तो ऐसे आप गौर करेंगे कि बगल में पलामू के भी जो सांसद हैं वो बक्सर से। तो झारखंड की ऐसी सीटें जहाँ पर जनरल सीटें हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को बनना चाहिए था कि इन सीटों पर कब्जा हो गया। तो अगर जब तक हम लोग अगर दखल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग दखल देंगे, तो नेतृत्व का कौशल भी हम लोगों को उभारना होगा। संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस इलाके से लोग पहुंचेंगे, जुटेंगे, उसमें कैसे हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप को जन्म दे सकें। और एक ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अब यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व का प्रस्फुटन होगा, स्थानीय नेतृत्व का यहाँ पर सृजन होगा और स्थानीय नेतृत्व कैसे यहाँ पर आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका को एक तरीके से बहुत मजबूती से रख सके। उसी के एक तरीके से ये विचार मंथन सभा उसके हम लोग अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। उम्मीदवार की घोषणा होगी क्या? नहीं, अभी उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं होगी। हम लोग अभी से काम करेंगे। आने वाले वक्त में हम लोग कुछ आवेदन मंगाएंगे, लोगों के आवेदनों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी उस पर कोई चर्चा परिचर्चा करेगी। मेरा सवाल आपसे है, आप पहले जैसे जयराम दादा ने जो हम पुरानी पार्टी से या किसी से लड़े हुए लोगों को हम अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसी उनका बात। आप पहले जो लोग स्थापित
आप पहले आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं या आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसमें क्या कहते हैं? बहुत बेहतर सवाल है आपका। जब 2019 का चुनाव था, चूँकि मैं अन्ना आंदोलन में शामिल था, पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। लेकिन जब माटी की बात आ गई, जब हमारे माटी के सवाल आ गए, तो मुझे लगता है कि जब हमारे लोग सब लोग आंदोलन में खड़े हैं और झारखंड को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस माटी का हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि अपनी माटी के लोगों के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपनी माटी के लोगों के साथ खड़ा तो हूँ। आप आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं? जी बिल्कुल। तो वैसे तो माटी के सब भी हैं, अगर जैसे अभी किसी का भी नाम मैंने कहा कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन्होंने प्रतिनिधित्व कर लिया, जिनको मौका मिला, जो विधायक बने, मंत्री बने, जिनका कोई बड़े ये में नाम आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उसको करियर की शुरुआत ही की। लेकिन आप झारखंड के परिदृश्य में जब आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, कोई ना उस वक्त ये आंदोलन नहीं था, कोई ना कहीं कोई ठौर ठिकाना ढूंढता है। मुझे ऐसा लगा कि केजरीवाल जी बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों ने अवसर दिया तो हमने लड़ा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनावी राजनीति में हम लोगों ने उतरने का ऐलान किया है और झारखंड की राजनीति को एक नया अगर हम लोग परिदृश्य देना चाहते हैं, एक नया आकार देना चाहते हैं, तो झारखंड की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट की ऐसी जरूरत है जो झारखंडियत की बात करें, झारखंड की आइडियोलॉजी की बात करें, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी की बात करें, यहाँ की नियोजन नीति की बात करें। तो इन सवालों पर जो मुखरता अभी तक ये आंदोलन के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, वो मुखरता कहीं और नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब कोई बैलेंस बात करते हैं तरीके से, या फिर कहिए कि झारखंडी भावनाओं को एक तरीके से छलने का काम करते हैं। तो ऐसे में जब झारखंडी भावनाओं पर कोई विचार और विमर्श यहाँ पर बहुत प्रमुखता से कोई नहीं कर रहा है, और अगर हमारे कोई भाई सामने आकर के निकल, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे वक्त में हम लोग सब साथ खड़े हो जाएं और इस ताकत को, इस फ्रंट को और मजबूत करें और झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, झारखंड के 24 जिले, 5 प्रमंडल, 264 प्रखंड, इन सभी जगहों पर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। झारखंड के 4345 पंचायतों में हम लोग संगठन को मजबूत करें। ये हमारी आइडियोलॉजी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने संजय जी, माटी की बात कही। कहीं ना कहीं आपने आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा हल्का कर दिया होगा कि आप माटी की जाए, तो फिर पंजाब में उन्होंने जब चुनाव जीत लिया फिर क्या कहें? देखिए, दरअसल बात क्या है कि जब भी कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अपने पूरे स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ, स्टेट के अकॉर्डिंग वो चुनाव लड़ती है। झारखंड के संदर्भ में आप गौर करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और अभी अध्यादेश का ऑर्डिनेंस पर उन्होंने सरकार से समर्थन नहीं किया। एक तरीके से आप गौर करेंगे कि उन्होंने हेमंत सोरेन से आकर के उनका समर्थन नहीं किया, तो ये पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ वैसे एक्टिव दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अपनी माटी के साथ हूँ। इस पार्टी के साथ नहीं, अपनी माटी के साथ। नहीं, तो आपको जैसे कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बोला, अरविंद केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया है, जो पंजाब में कर रहे हैं, देश पूरा देश देख रहा है, लेकिन आपको उनको छोड़ के आप माटी के लिए इनके साथ आ गए। लेकिन ये नौसिखे बोलेंगे, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता? ऐसा अगर लोग बोलेंगे कि आप राजनीति करके आए हैं और इनकी पार्टी में आप हावी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है, हम लोग सब एक एज ग्रुप के 90 के डिकेट के हैं। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ना हो कि आप हावी हो नहीं, जाए। निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस, इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो जाएगा? आंदोलन अलग चीज होती है, राजनीति अलग। संजय जी सवाल इसलिए भी हो गया कि जब मैंने आपसे पूछा था कि कहीं यहाँ का हाईजैक तो नहीं कर लेगा, तो आपने बोला था कि जरूर कर लेगा। तो सवाल सर कहीं ना कहीं किसी के इर्द गिर्द घूम रहा नहीं, होगा। आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन लोगों ने इस राज्य में एक तरीके से विधायक का पद प्राप्त किया, सांसद बने या फिर मंत्री बने, मिनिस्टर बने, जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना एक मुकाम हासिल किया, वैसे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो खुद नौसीखिए हैं, जो सीख ही रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज में है, वैसे लोग मिलकर के कंधे को मजबूत करें। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं इस सफर में साथ हूँ, कदमदार करेंगे। सीखना मानते हैं, उससे ज़्यादा अनुभव है आपका? नहीं, जिसको जयराम बाबू का अनुभव है। क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव लड़ना अलग चीज है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज है, एक आंदोलन को खड़ा करना अलग चीज है। आंदोलन का नेतृत्व करना अपने आप में मामूली बात नहीं होती, और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जयराम महतो जी ने झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज को तरीके से नया मुकाम दिया है, और शायद यही कारण है कि इतने कम संसाधन में, इतने बहुत ज़्यादा चुनौतियों के बाद भी इन्होंने झारखंड में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पिछले